पाठशाला नई जिंदगी की नई पाठशाला। तो बच्चों, आज के पाठ के ये जो मूल बिंदु है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व क्या है, ये जो पाठ के 3 मूल बिंदु है, इसमें से अभी हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण क्या है इस विषय पर चर्चा की और हमें उम्मीद है कि हम इसे अच्छी तरह समझ गए हैं। अर्थात मैं ये आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग जाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसका गणितीय रूप क्या है। नियम तो हमने जान लिया है, अब इसका गणितीय रूप हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम कोई प्रश्न को हल कर सके। जैसे मान लिया जाए हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, इसे हम इस नियम के गणितीय रूप के सूत्र से निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी हासिल की, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानकारी हासिल की। अब चलिए इसका गणितीय रूप देखते हैं। ये नियम क्या है, पहले उस पर जरा ध्यान दें। क्या है नियम? विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपने द्रव्यमान के कारण एक बल से आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये वाक्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिचय दे रहा है। फिर क्या है आगे? यह आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह बल का परिमाण दे रहा है और क्या दे रहा है? और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग का 1/वर्ग², यानी कि जिसे हम लोग उल्टा अनुपाती कहते हैं। आइए इसे देखेंगे गणितीय रूप में। और यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में एक दूसरे की ओर लगता है। चलिए इसे एक गणितीय रूप देने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए 2 पिंड है ए और बी और इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात इसको मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई कितना है? d है। d क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी। 2 पिंड a और b, a का द्रव्यमान m1, b का द्रव्यमान m2। अब इस नियम के अनुसार इससे हमें क्या मिलता है? तो इनके बीच लगने वाला ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको अगर हम लोग F कहते हैं, क्योंकि बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं और फोर्स का पहला लेटर F ले लिया जाए, तो इस F का मान क्या होगा? दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती m1 m2। इस संबंध को हमने संबंध 1 नाम दे दिया, इसे एक रिलेशन कहते हैं। अगर ये बराबर चिन्ह इसमें आ जाए तब इसे हम समीकरण कहते हैं। दूसरी बात उसमें क्या है? तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल का परिमाण उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती 1/d²। इसी 1 जब हम स्क्वायर को लिखते हैं अनुपात, तो उसे उल्टा अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, अंग्रेजी में से इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो हमारे पास 2 संबंध आए बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है? F समानुपाती m1 m2 और F समानुपाती 1/d²। ये संबंध 2 है। अब इन दोनों संबंध को मिला दीजिए एक साथ, तो F के बारे में क्या मिलता है हम लोग को? F समानुपाती m1 m2 by d²। ये एक संबंध यानी कि गणितीय रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, इसे अभी हम इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। इक्वेशन होने के लिए इसमें बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए, यानी कि समान चिन्ह। इसके लिए क्या करते हैं? इनके बीच एक स्थिरांक लेते हैं g, अर्थात g बराबर F बराबर g m1 m2 by d²। g क्या है? g के बारे में नीचे g बराबर लिखा हुआ है, उस पर आ रहे हैं।
अभी एफ पर बात कर लेते हैं। क्या पाया हमने? एफ समानुपाती m1 m2 by d स्क्वायर। अतः हम लिख सकते हैं एफ बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर। अब प्रश्न उठता है कि ये g है क्या? तो g एक समानुपातिक स्थिरांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम इसे वज्र गुणन करें तो हल करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? g बराबर एफ डी स्क्वायर बटे m1 m2। ये अगला समीकरण हो गया आपका। तो देखिए यहां से आपको दो समीकरण मिलते हैं। गणितीय रूप में इस गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एफ बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर। और इस g का मान जानने के लिए हमने इसे दूसरे रूप में वज्र गुणन बाद इस प्रकार पाया g बराबर एफ डी स्क्वायर बाई m1 m2। अब यहाँ से हम लोग इस g के बारे में जानेंगे। g का मान कितना होता है, g की इकाई क्या है। तो जब आप इस समीकरण में बाकी जो भौतिक राशि है उसके एसआई मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक आप रखेंगे तो जी का एसआई मात्रक निकल कर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, आप भी जानते हैं, आपको इसका पूर्व ज्ञान है। क्या है? एफ क्या है? बल है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? हाँ ठीक, आपने सही कहा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। आपको याद भी है कि ये न्यूटन क्या है? न्यूटन सर आइजैक न्यूटन के नाम पर बल का इकाई रखा गया। वास्तविकता में बल की इकाई जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हम इसे यहाँ रखते हैं तो एफ के बदले में एन लिखेंगे न्यूटन। डी के लिए क्या लिखेंगे? डी क्या है हमारा? दो पिंडों के बीच की दूरी यानी कि एक लंबाई। दूरी का इकाई मात्रक क्या है? मीटर। तो डी स्क्वायर का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और बटे देखिए क्या है? m1 m2। ये दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल है। तो m1 का मात्रक क्या होगा? m1 का मात्रक kg। m2 का भी मात्रक kg ही होगा। अर्थात इसमें हम अंश में क्या पाते हैं, जिसको हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या पाते हैं? kg स्क्वायर। तो इसी को अगर हम लिखें एसआई मात्रक के रूप में तो ये लिखाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग g का एसआई मात्रक पहले प्राप्त कर लिए। अब इसका परिमाण, तो इसके परिमाण के लिए सर हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही सेंसिटिव तुला यानी कि बैलेंस तैयार किए और उसके द्वारा इस बल के मापन के बाद g का मान उन्होंने निकाला। वो मान ये आता है, g का मान 6.673 गुने 10 का घातांक माइनस यानी कि ऋणात्मक 11। अगर हम अंग्रेजी में बोले तो हम ये बोलेंगे से 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये हो गया संख्यात्मक मान और ये हो गया इसकी इकाई। इसलिए पूरी तौर से हम जी का मान क्या कहेंगे कि जी का सर्वमान्य मान 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बच्चों अब आप इस जी के बारे में परिचित हो गए हैं। तो जब दो पिंड m1 और m2 के मान को आप यहाँ रख देंगे, उनके द्रव्यमान को, और उनके बीच की दूरी d का मान यहाँ रख देंगे और g का मान रख देंगे, तो दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी आप निकाल सकते हैं, अर्थात आप उसकी गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी हो तो इसी सूत्र में आप क्या करेंगे, जी का मान रखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान रखेंगे, चंद्रमा का द्रव्यमान रखेंगे और उनके बीच की दूरी को रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे और आप उसकी गणना कर सकते हैं। आइए जरा उसको भी हम लोग करके देखें कि कितने बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपने ओर आकर्षित कर, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है। ठीक है, आइए आप उसे हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें।
इसमें कौन से नियम की हम लोग सहायता लेंगे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसका अभी हम लोगों ने गणितीय रूप देख लिया है। A बराबर G m1 m2 बटे d स्क्वायर। अब चूंकि हमको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है, तो उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी चाहिए। साथ ही साथ ये जो कैपिटल G है, जो सार्वत्रिक स्थिरांक है, उसका मान भी चाहिए। तो ये आपके सामने पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसे हम लोगों ने m1 मान लिया, और ये m1 कितना है? 6 × 10⁴ kg। उसी प्रकार चंद्रमा का द्रव्यमान, जिसे हम लोगों ने m2 माना, कितना है? 7.36 × 10⁻22 kg। अब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, जिसे हम d ले रहे हैं, और इस d का मान 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। लेकिन गणना हमें SI यूनिट में करनी है, और SI यूनिट में दूरी का मात्रक है मीटर, तो इस किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर में परिवर्तित कर लिया। अर्थात इसके लिए क्या किया हमने? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, अर्थात इस दूरी को 1000 से गुना कर दिया। 1000 से गुना करने पर क्या होगा? 10 का पावर 3 और बढ़ गया, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। 10 × 10 × 10, सो ये आपका 3.84 × 10⁸ मीटर हो। और जी का मान 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये साधारण गणना में दिया जाता है। अब यहाँ जो सूत्र प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है? वो इसी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का गणितीय रूप में है, जिसमें इस गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण निकाला जाता है। A बराबर G m1 m2 by d स्क्वायर। आइए अब इनके मान यहाँ रखते हैं। देखिए m1 क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना रखेंगे? 6 × 10⁻24 kg रख दिए हैं। m2 का मान क्या है? 7.36 × 10⁻22 kg, ये रखा हुआ है। g का मान 6.7 × 10⁻11, ये देखिए गुने में रख दिया गया है। 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उनकी बीच की दूरी d 3.84 × 10⁸ मीटर है, जिसको ये लिखा गया है d, परंतु यहाँ क्या है? d स्क्वायर है, इसलिए 3.84 × 10⁸ मीटर स्क्वायर लिखा गया है। जब आप इसकी गणना करेंगे तो क्या पाएंगे? इसका मान आता है 2.02 10⁻20, यानी कि 2.02 × 10⁻20। और चूंकि ये एक बल है, फोर्स है, तो उसका इकाई क्या है? SI मात्रक न्यूटन, इसलिए न्यूटन आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, जहाँ तक गणितीय गणना की बात है, जोड़ घटाव गुना भाग, इससे आप बहुत अच्छी तरह अभ्यस्त हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर पाएंगे। तो बच्चों, आज के पाठ के अब हम लोग सारांश की ओर जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा और इससे हम और कौन से प्रश्नों का हल कर सकते हैं, जरा इस पर अब आते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दूसरा क्या सीखा हमने? गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है। तीसरा हमने क्या सीखा कि इस बल का गणितीय व्यंजक कैसे प्राप्त किया गया। चौथा हमने क्या सीखा? इसका उपयोग करते हुए हमने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाला। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग करते हुए हमने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का मात्रक और जी का मान भी निकालना सीख लिया। अब एक प्रश्न और शेष रह जाता है, क्या कि हम ये क्यों जानेंगे या क्यों पढ़ेंगे, इसका महत्व क्या है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, विज्ञान में हम सारी बातों की आलोचना या पठन पाठन प्रयोग जो भी करते हैं, उसके पीछे हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम प्रकृति में होने वाली सारी घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करें, उनके कारण, परिणाम, प्रभाव इनको जानें, उनके महत्व को जानें। तो फिर ये प्रश्न होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या है। तो आइए इसके महत्व को भी जान लेते हैं।
इसके 4 महत्व है मूल रूप से। एक, यदि दो वस्तुओं के बीच ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? जरा सोचिए, अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो चंद्रमा सीधी रेखा में दूर की ओर चला जाता है। ये इसे हमें पृथ्वी की ओर परिक्रमा करते हुए नहीं दिखाई देता। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ही वो बल है जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में सहायता कर रहा है। अर्थात इसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी पृथ्वी और शेष बाकी ग्रह वो अपने अपने कक्षा में यानी कि वृत्ताकार पथ में सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये भी सूरज के चारों ओर इस तरह परिक्रमा नहीं कर पाते। तीसरी बात, तीसरा महत्व इसका क्या है? तीसरा महत्व है कि यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण धरती से हम बंधे हुए हैं, हम चिपके हुए हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? जरा सोचिए कि एक कुम्हार अपने बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते समय चाक के बीचों बीच मिट्टी को रखता है। क्यों? अगर वो किनारे रख देता तो क्या होता? वो मिट्टी बाहर की ओर फेंका जाता है। अर्थात चाक से स्पर्श रेखा के सीधे वो आगे की ओर निकल जाता। हमारी स्थिति भी यही होती। हम में से कोई भी पृथ्वी पर नहीं टिक सकते, न कोई वस्तु और न आप और हम। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का कितना बड़ा महत्व है। और क्या है एक प्रश्न कि इसको सर क्यों बोला गया सार्वत्रिक? तो यह हमेशा याद रखिएगा कि न्यूटन के द्वारा दिया गया यह नियम हर दो पिंड के लिए लागू होता है, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो बच्चों, आपने ये भी जान लिया कि ये पाठ हम क्यों पढ़ेंगे, पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न के बारे में विचार करें जो आप क्रिया कार्य के रूप में करेंगे। अब तक के पाठ के आधार पर कुछ यूं प्रश्न आपको मिलेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में, जैसे कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह परिवर्तित होगा। ये भी आ सकता है कि जब चंद्रमा को पृथ्वी खींचती है तो पृथ्वी को भी चंद्रमा खींच रहा है, तो फिर चंद्रमा पृथ्वी पर गिरता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है। ये भी प्रश्न इसमें से आप उत्तर दे सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है, ये पूछा जा सकता है। अभी अभी आपको मैंने बताया, इन्हीं महत्वों को आपको लिखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है और इसे सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आज के इस पाठ का आप पूरा फायदा लिए हैं, समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह जाए तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके जो शंका है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो दूर हो जाएगा और आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की